और इसको देखते हुए हमने ये सोचा है कि रिवीजन के लिए आपको एक वन शॉट हर एक टॉपिक की क्लास मिल सके, जिससे आप कम समय में और एक अच्छी तैयारी कर सको। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने राजस्थान बोर्ड और वन शॉट रिव्यू से रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए बनाई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए, मैंने इसमें सबसे पहले टॉपिक जो कवर किया है वो किया है मैंने चैप्टर नंबर 11, क्योंकि खासा ये सेकंड बुक का पार्ट है और सेकंड बुक के लास्ट जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर से एक है। सबसे बड़ी काम की बात यह है कि ये जो है बोर्ड एग्जाम्स में हमारा जो 11 चैप्टर है 3D यानी त्रिविमीय ज्यामिति, ये पूरे टोटल 9 मार्क्स का आने वाला है। और जिसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आप इस तरह से मान के चलिए कि आपके कुल मिला के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसा कि ब्लूप्रिंट में बताया गया है। तो इसमें एक बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव आएगा जो कि एक क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का आएगा, और अति लघुत्मक एक क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर टाइप, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, तो वो आएगा आपका एक क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का आएगा। एक आएगा लघुत्मक टाइप का जिसको आप दीर्घ उत्तरात्मक भी बोल सकते हो, वो भी एक क्वेश्चन आएगा और एक 3 नंबर का आएगा, और एक आएगा निबंधात्मक जो कि एक क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का आएगा। इस प्रकार आपके टोटल 9 नंबर का ये आने वाला है। इसके अंदर अपन मोस्टली जो कवर करेंगे वो करेंगे अपन ऑल कॉन्सेप्ट इन वन शॉट, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट के डेप्थ में ना जा करके ऊपर से उसके बारे में स्टडी करेंगे। और सेकंड केस, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें जो लगते थे कुछ साल के, एक आध जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो हम इसके अंदर कराने वाले हैं। तो देखिए, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग इसके बारे में स्टडी स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो आपका 3D है, ये जो 3D चैप्टर है, सबसे पहले इसके बारे में बताया था किसने? रेने दकार्ते ने। किसने बताया था? रेने दकार्ते ने। तो अब इसको ध्यान में रखना, इसको डेस्कार्टे भी कई जगह आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। चलो, रेने दकार्टे की ये देन है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 3D के अंदर जो हमारे पास एक्सेस रहने वाले हैं वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस रहने वाले हैं, और इसमें ऑलमोस्ट हम तीनों एक्सिस का स्टडी करेंगे, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, जिसको हम ऐसे दिखा रहे हैं। देखो, ये जेड एक्सिस, ये तीनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो ओ पे करते हैं, और आपको इतना तो पता ही होगा हर एक एक्सिस 90 डिग्री के एंगल को बनाता है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस वाई पे, वाई एक्सिस जेड पे और जेड एक्सिस एक्स पे, आपस में तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पर ये कैसे होते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। और तीनों के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को अपन क्या कह देते हैं? ओ कह देते हैं। और ओ के कोऑर्डिनेट, यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट रहने वाले हैं, मोस्टली आप ध्यान रखना, यहाँ जो हम कोऑर्डिनेट हैं वो इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई जेड। ध्यान रख लेना आप ध्यान से, क्योंकि 10th क्लास तक आप पढ़ते थे तो वहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट हुआ करते थे, पर 11th में आए तो आपने एक्स वाई जेड तीनों तरह के एक्सिसों के रिप्रेजेंटेशन के कारण कोऑर्डिनेट को देखा होगा। अब देख लीजिए जरा, इसमें अपन अपने टॉपिक्स क्या क्या रहने वाले हैं उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक सरल रेखा जो कि अक्षों की धन दिशा से जो कोण बनाती है वो क्या क्या बनाती है। तो देख लीजिए, मेंशन अपन इसको इस तरह से कर सकते हैं कि एक्स के साथ देखो किस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। मान लो कि आप इसके अंदर इस तरह से बना रहे हो एक्सिस, देखो ये आपका एक्सिस इस तरह से राय करते हैं, देखो ये हो गए। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये आपका जेड हो गया, कैसे भी आप ले सकते हो। और ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो जाता है। मोस्टली ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है? हमारा ओरिजिन पॉइंट हो जाता है। अब कोई भी एक लाइन अपन ले लेते हैं, सपोज दैट कोई भी एक लाइन ले लेते हैं, जैसे कि सपोज दैट मैंने भी एक लाइन ले ली इसके अंदर, जैसे कि सपोज दैट आप ये वाली लाइन मैंने ले ली। अब ये लाइन क्या करती है? ये लाइन इधर भी पीछे की तरफ भी होती है। अगर आप इसको अगर ढंग से जस्टिफिकेशन में लेना चाहोगे तो ये लाइन कुछ इस तरह से पीछे की तरफ भी होती है, ये लाइन इस तरह से भी होती है। मैं आपको बता दूं, कोई मैंने एक लाइन ले ली, अब मान लीजिए 2 मिनट के लिए अपन ने एक लाइन ले ली, तो ये एक्स अक्ष की धन दिशा से, देखो इस तरह से आपको देखना है। धन दिशा का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉक, इसको बोलते हैं धन दिशा से। तो ये देखो एक्स अक्ष की धन दिशा से ये जो लाइन है ओपी, वो किस तरह से क्या बना रही है? ये एक्स अक्ष की धन दिशा से जो कोण बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा। और यही हमारी जो ये लाइन है, ये लाइन वाई अक्ष के एक्सिस के साथ जो भी कोण बना रही है उसको हम बोल देते हैं बीटा, धन दिशा के साथ। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि तीसरी लाइन की और, तो तीसरी लाइन आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, देखो इसको जरा, यही हमारी एक्स अक्ष जेड अक्ष की धन दिशा के साथ भी कोण बना रही है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? गामा। तो आपको सिंपल सा इसके अंदर कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अक्ष कौन कौन से होते हैं अपने? एक है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, और इनकी अब
इन धन दिशाओं से है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन से जो हमारे पास क्रमशः कोण बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे मैं बता देता हूँ। ये कोण अल्फा होता है, ये कोण बीटा होता है और ये कोण क्या होता है, गामा होता है। तो मोस्टली अपन ने सीख लिया कि धन दिशाओं से किस तरह से कोण बनते हैं। पर एक्चुअलिटी की बात मैं आपको एक थोड़ा सा ये और बता दूं कि अगर ये एक्स अक्ष की धन दिशा से ये कोण बना रही है तो ये देखो यही लाइन एक्स अक्ष की दूसरी दिशा पे देखो इस तरह से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो यही एक्स अक्ष का ये देखो हमारा ये दूसरा वाला पोर्शन होता है। ये हो गया। अगर यही इस डायरेक्शन से ऐसे कोण बनाती तो हम कह सकते हैं कि इसी नेगेटिव डायरेक्शन से भी कोण बनते। तो एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन से, वाई अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन से और जेड अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन से जो कोण बनते वो कैसे, क्योंकि देखो ये दोनों कोण एंगल मिल करके कितने डिग्री बनाएंगे, अपने आप में 180 डिग्री बनाते हैं। तो ये एंगल किस तरह से हो जाता है हमारे पास, इसको हम बोल सकते हैं पाई माइनस अल्फा, ये हो जाएगा पाई माइनस बीटा और इसी तरह से तीनों चलेंगे तो पाई माइनस गामा। तो हमने देख लिया धन दिशा से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिसको हमने थोड़ा हाईलाइट किया। और अब देखते हैं हम कि सरल रेखा की दिक्कोजाएं क्या होती हैं। दिक्कोजा में देखो आप यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन देखोगे तो सरल रेखा की जो दिक्कोजाएं होती हैं उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको बता दूं। उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, एल से, एम से और एन से। आप ये पढ़ चुके होंगे एल एम एन। एल एम एन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो कोसाइन का मतलब होता है कॉस और इसने धन दिशा से बनाया है अल्फा एंगल, तो ये बन जाता है कॉस अल्फा, ये हो जाता है कॉस बीटा और ये हो जाता है आपका कॉस गामा। तो आप समझ गए यही हमारी क्या कहलाती हैं, दिक्कोजाएं कहलाती हैं। अब साधारणतः मैं आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ कि ये आई कैसे है, आई कहाँ से है, इसके लिए बता दूँ, इतना वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है, बाकी का आप हल्का सा आप इसके अंदर मेंशन इस तरह से कर सकते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस था, ये आपका वाई एक्सिस था और ये आपका जेड एक्सिस था। अब मान लो कोई लाइन अपन ने यहाँ पे कैप्चर कर ली, ये यहाँ तक कैसी लाइन थी, पी थी, ये इसकी परपेंडिकुलर हो गया। और मैं बता दूं इस पी के कोऑर्डिनेट मान लो एक्स वाई जेड रहे होंगे, तो मैं बता दूं ये वाली डायरेक्शन मेरे पास एक्स आ जाती है और इसको हम बोल देते हैं ओपी की डिस्टेंस, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो मैं बता दूं ये जो आर है उसका मतलब यही होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इनके बीच की दूरी। तो आप देख लीजिए यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, उसको आप अगर अल्फा बोल रहे हो तो आप खुद निकाल के देख लीजिए कॉस अल्फा एक्यूट एंगल है, तो देखो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा, है ना, और ये वाला क्या हो जाएगा, इसका कर्ण हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा, आधार। तो अपना कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स बटे आर। तो हम कह सकते हैं कि इसी चीज़ को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स अपॉन आर से। तो फिर देखो इसमें हुआ क्या है कि एक्स अक्ष की धन दिशा के लिए एक्स बटे उसका परिमाण, तो ऐसे एम कॉस बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई को, तो वाई बटे आर, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड बटे आर। इस तरह से हम इनको इस तरह से व्यक्त भी कर सकते हैं। अब देख लीजिए अपन अगले पेज पे चलते हैं, इतना आपको रट लेना है, एल एम एन क्या होता है, कॉस अल्फा बीटा और गामा। अब निर्देशीय अक्षों की दिक्कोजाएं, निर्देशीय अक्ष कौन कौन से होते हैं पहले तो इनको समझे। निर्देशीय अक्ष है एक तो एक्स अक्ष, एक है वाई अक्ष और एक है जेड अक्ष। अब आप अभी मैंने आपके सामने किया था कि इनकी दिक्कोजाएं क्या होंगी, मेरी बात सुन लेना। निर्देशीय अक्ष किस किस तरह के कोण बनाते हैं, तो एक्स एक्सिस एक्स के साथ कितना कोण बनाता है, तो मोस्टली आप देखोगे जो एक्स एक्सिस है ना वो मोस्टली एक्स एक्सिस एक्स अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है। तो cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। तो देखो ये 1 हो जाएगी, और फिर 90 बनाता है y के साथ, और फिर z के साथ भी 90 बनाता है। तो इसकी ये आपका इम्पोर्टेंट भी रहने वाला है, आ चुका है, पर आप ये याद रखना कि इनकी दिक्कोजाएं इस तरह से होंगी। y के लिए क्या होगा, सुनो y एक्सिस x के साथ क्या बनाता है 90, तो cos 90 0 हो जाएगा, है ना। ये वही एल एम एन है, सिर्फ ये पूछा जा रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब बताओ वाई के साथ 0 बनाएगा तो कॉस 0 मतलब 1 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से जेड एक्स के साथ 90 तो ये 0, वाई के साथ 90 तो ये 0, और जेड खुद के साथ बनाएगा तो ये हो जाएगा 1। तो इस तरह से एल एम एन जो हमारे पास दिक्कोजाएं वो हमारे पास मोस्टली इस तरह से आ जाती हैं। तो तीनों निर्देशीय अक्षों की हमने दिक्कोजाएं निकाल ली हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अपन इसका, दिक्कोजाओं के आपसी संबंध और विभिन्न रूप। देखिए मैं आपको क्लियरली बता दूं कि एक रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए कि एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर बराबर होता है 1 के। आप चाहें तो मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूं, देखिए, क्योंकि एल का जो वैल्यू अपन ने क्या पढ़ा था, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
अब ज़रा देखिए, जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या है, ये आर स्क्वायर ही होता है, तो आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 1। तो पहला रिलेशन तो आपको ये रट्टा लगा लेना है। और दूसरा रिलेशन में मैं आपको बता दूं कि इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, और ये वाला हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर गामा, और ये बराबर किसके है 1 के। अब कुछ लोग इनको साइन में भी परिवर्तित कर देते हैं, जैसे 1 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा, ये देखिए इसको अपन बदले तो ये रूप भी सही है, और 1 माइनस के साइन स्क्वायर बीटा, और थोड़ा सा इसको अपन शॉर्ट मारेंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर गामा। अब थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, ये सारे माइनस वाले उधर चले जाते हैं और ये 3 के पास 1 आ जाता है, तो ये बन जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और ये कितने के हो जाएगा कि ये देखिए सारे 3 माइनस 1 यानी कितने का हो जाएगा, ये 2 के। तो देखो ये रिलेशन भी हमारे पास निकल आता है, खासा इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना चाहिए। ये नहीं कि ये उठ पटांगे साहब ये बाहर से आ गया या आउट ऑफ आ गया, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए आइए आगे, एक सरल रेखा के दिक् अनुपात क्या होता है। देखो सीधी सी बात है, ये जो दिक् कोजा के समानुपाती संख्याएं होती हैं यही हमारे क्या कहलाते हैं, दिक् अनुपात कहलाते हैं। मैं आपको फाइनली बता दूं कि ये चीज़ हमारे दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, ए है बी है और सी है, तो ये हमारी दिक् अनुपात हो जाएंगे ए बी सी। और आपके लिए स्टार लगा के आपको ये याद रखना है, जो दिक् अनुपात है उनके पेयर अनंत होते हैं। दिक् अनुपात कैसे होते हैं, अनुपात किसी भी चीज़ के अनंत ही होंगे, पहली बात। अनुपात तो हमेशा किसी भी चीज़ के हो क्या होते हैं, दिक् अनुपात हो गया अनंत जुड़े पाए जाते हैं। जबकि अगर आप चाहें तो एक नोट यहाँ पे भी डाल सकते थे कि हमारी जो ये दिक् कोजाएं होती है ना, इन दिक् कोजाओं के जो पेयर होते हैं वो 2 ही होते हैं। पेयर कितने होते हैं इनके, 2 ही सेट होते हैं, या तो प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम और प्लस माइनस एन। इसका रीजन है धन दिशा से। और अब ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर्मेट बताने वाला हूं, जो कि 3D से वेक्टर को वेक्टर से 3D में कन्वर्ट करने के काम में आएगा। तो फॉर्मूले हम 2 रूपों में याद ना रखकर एक रूप में ही फॉर्मूलों को पढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं 3D क्या कहता है कि कोई भी पॉइंट है, जैसे कि मान लो इसके निर्देशांक है एक्स वाई जेड, ध्यान से देखना, ये हमारा 3D केस है। जबकि वेक्टर क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट की स्थिति का निर्धारण उसकी डायरेक्शन यानी किसी एक सदिश के साथ, किसी एक ओरिजिन पॉइंट के साथ उसका होना जरूरी है। तो मान लो ये पॉइंट हमने यहाँ 3D वाला यहाँ पे बना लिया, जिसको एक्स वाई जेड बोलते हैं। तो हम पहले P पॉइंट का ओरिजिन पॉइंट से क्या देखते हैं, पोजीशन वेक्टर देखते हैं, जिसको हम सडनली क्या बोलेंगे, OP वेक्टर या R वेक्टर। तो ये बन जाएगा R वेक्टर। मैं आपको बता दूं वेक्टर बनाना बड़ा आसान है, जो एक्स वाई जेड दे रखा है। वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश होता है कौन, आई कैप, तो इसको बोल सकते हो आप एक्स आई वाई जे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड के। जरा याद रखना आप एक सिंपल सी बात, कोई भी निर्देशांक दे उस पर एक्स वाई जेड के हिसाब से आई कैप जे कैप के कैप आप उसको दे देते हो, तो आपको सीधा पॉइंट किस में बदल जाएगा, वेक्टर में। अब वेक्टर अगर कोई ऐसा दे दे तो उसको निर्देशांक बदलना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों को एक्स वाई जेड फॉर्मेट में निर्देशांकों के रूप में लिख दो तो काम बन जाता है। तो आप पहली बात तो ये सीख गए होंगे कि पॉइंट को निर्देशांकों में, निर्देशांकों को पॉइंट में, पॉइंट जो निर्देशांक है उसको अपन वेक्टर में और वेक्टर को निर्देशांक में कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो देख लो अपन ने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, इसका ओपी वेक्टर हो गया हमारे पास। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने सबसे पहले इसका कोई भी पॉइंट देता है तो मुझे वेक्टर बनाने के लिए मैं ओरिजिन पॉइंट के साथ, यानी देखो मैं इसको ऐसे बना दूंगा, ये देखिए ज़रा, ये कौन है, ओपी वेक्टर, ओरिजिन पॉइंट्स के साथ इसका पोजीशन वेक्टर। तो उसको कैसे कर देंगे, सिर्फ आई देना है, फिर इसको जे देना है, फिर इसको के देना है, बना दिया अपन ने। अब ये आर वेक्टर बन गया। तो मैं आपको एक लंबा चौड़ा रिलेशन और बता देता हूँ। आपने आर कैप निकालना सीखा होगा, वेक्टर में उसके परिमाण का भाग लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते। तो अगर ये एक्स आई है, ये वाई जे है और ये जेड के है, तो बताओ इसमें अगर इसके परिमाणों को निकालोगे तो वो क्या आएगा, इस तरह से आएगा, नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और ज़रा याद करो, अगर इसको ढंग से देखोगे तो अपन ने यही तो बात की थी कि वाई जे और जेड के, तो नीचे वाले को अपन आर बोलते हैं, ये आर ही तो था, डिस्टेंस दूरी आर ही तो था। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसको अपन आर बोलते हैं। तो देखो आर कैप, मैं तो सिंपल इतना समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप किसी भी चीज़ में किसी भी पॉइंट को वेक्टर में बदलने के बाद उसका कैप निकाल लेते हो तो आप आसानी से समझ सकते हो, और इसके अंदर मैं आपको आसानी से दिक् कोजा दिक् अनुपात आराम से बता सकता हूँ। तो कोई भी पॉइंट होता है ना, उसके अंदर आप हमेशा याद रखना, जो उसके ये जो होते हैं ना, ये जो एक्स वाई जेड, ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, उनको आप फेयर में ऐसे लिख के आइए, एक्स वाई और जेड। तो ये लोग इसके क्या हो जाते हैं, दिक् अनुपात, क्या हो जाते हैं,
दिक् अनुपात। जैसे कि आप देख सकते हो टॉप में ये जो लिखा हुआ है ना, ये x, ये y, ये z, ये सब क्या है, इसके दिक् अनुपात है। तो सिंपल इसके अंदर आप आराम से पकड़ सकते हो x y z ये क्या हो जाएंगे, इसके दिक् अनुपात हो जाएंगे। और जबकि इनको अलग अलग करके ऐसे लिख दूं मैं, देखिए आप, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ, फॉर्म ऐसे हो जाएगी x अपॉन आर आई, y अपॉन आर जे और z अपॉन आर के। ठीक है, तो x अपॉन आर, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x अपॉन क्या था वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये। ठीक है, और फिर कोमा लगा दूं मैं, y अपॉन, अगर पूरा आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक अगर इसका उठा लाते हैं पूरा गुणांक, तो ये जो सामने आपके सीन आएगा ये बन जाएगा आपकी दिक् कोजाए। क्या बन जाएगा, ये दिक् कोजाए। तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, दिक् कोजाए। ये क्या होंगी, इसकी क्रम से दिक् कोजाए। तो कोई भी पॉइंट देता है ना, तो उसकी दिक् कोजाए निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि इस पूरे फॉर्मेट को आप बोलोगे L, इस पूरे फॉर्मेट को आप बोलोगे M, और इस पूरे फॉर्मेट को बोलोगे N। अब आप समझ गए मैंने क्यों आपको एक बिंदु का वेक्टर और 3D वाला जो फॉर्मेशन है वो सिखाया है, कि आप कहीं भी अटकते हो तो आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा पर आप चीज़ें निकाल लोगे। अब देख लीजिए ज़रा, इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको मोस्टली, जैसे कि ये लीजिए नंबर 5, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के दिक् अनुपात व दिक् कोजाए क्या होंगे। दो बिंदुओं से गुजरने वाली, तो देखो इस फॉर्मेट को अपन ऐसे सॉल्व करेंगे। माना कि ये निर्देशीय अक्ष है, और ये निर्देशीय अक्ष में ये x है, ये y है और ये z है, और ये क्रम से दो बिंदु हैं। आप तो यूँ मान लीजिए 2 मिनट के लिए ये दो बिंदु हैं, P जिसमें x1 y1 z1 है, और Q जिसमें x2 y2 और z2 है। तो मैं बता दूं, ये जो निर्देशांक होते हैं उनको तो दिक् अनुपात बोलते हैं, अपन ने अभी भी सीखा ही है। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, तो रेखा कौन हो गई, PQ रेखा के हमें क्या निकालना है, PQ रेखा के हमें दो चीजें निकालनी है। एक निकालना है हमें दिक् अनुपात, और दूसरी चीज जो हमें निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है, दिक् कोजाए। देख लीजिए, P से जा रहे हो Q पे, तो लास्ट पॉइंट क्या है, Q। तो आप ऐसा कुछ नहीं करना है, इसके कोऑर्डिनेट ऐसे निकालना है जैसे कि दो बिंदु के बीच की दूरी का प्रयोग करते टाइम लगाते थे, जैसे x2 माइनस x1। तो यहाँ पे जो x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है और z2 माइनस z1 है, ये क्रम से इसके दिक् अनुपात ABC बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ABC। अब जरा पिछले पेज को आप टर्न करके देखो तो एक लॉजिक आप अच्छे से समझ सकते हो। कैसे, कि मान लो कोई भी पॉइंट दिया x y z, इसके दिक् अनुपात तो क्या होते हैं, वो खुद ही होते हैं उसके कोऑर्डिनेट। जबकि दिक् क्या होती है, ज़्यादा कुछ नहीं करते। पहली वाली निकाल रहे हो L, तो x अपॉन उन तीनों का क्या करना है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट के अंदर, ये तो दे रखा है। तो वही काम अपन वहाँ पे कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। ऐसे कैसे अपन इसकी दिक् कोजाए निकाल लेंगे, तो इस हिसाब से क्या होनी चाहिए दिक् कोजाए। फिर सुन लीजिए, L क्या हो जाएगी जरा देखना। तो पहली बात सुनिए, इसमें क्या आए थे इसके x वाले, x2 माइनस x1 अपॉन, तो फिर दूरी भी कैसे निकलेगी, x2 माइनस x1 पे स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 पे स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस z2 माइनस z1 पे स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसकी m क्या हो जाएगी, उसको निकाल लेते हैं। देखो m क्या हो जाएगी, फिर हम बोलेंगे y2 माइनस y1, और नीचे क्या कर देना, इसमें भी वही x2 माइनस x1 पे स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 पे स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस करेंगे z2 माइनस z1 पे स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा। और ये तीसरा ब्लॉक। अब देख लीजिए हमें इसके अंदर क्या चाहिए, अभी हमें इसके अंदर और चीज़ चाहिए कि हमें एक और हमारी जो दिक् कोजाए n वो भी निकालनी है, जो कि z के रेस्पेक्ट में होती है। किसके रेस्पेक्ट में होती है, z के में। तो z2 माइनस z1 जो दिक् अनुपात है वो ऊपर, फिर उसके बाद जो उनसे दिक् अनुपातों का स्क्वायर करके रूट के अंदर लिख दो, कुछ नहीं करना। और तो इसमें क्या बोलेंगे, वही x2 माइनस x1 पे स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 पे स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस में z2 माइनस z1 पे स्क्वायर। इस तरह से होगा। तो आप देख सकते हो कुल मिलाकर के मुझे जो दो बिंदुओं से गुजरने वाली
ये दिक कौजा है वो भी मैंने निकाल लिया। तो ये कॉन्सेप्ट अपना ये भी रेडी हो जाता है। अब चलते हैं नंबर 6 पे। देखो क्या बोला जा रहा है, एक दिए गए बिंदु ए से गुजरने वाली व एक दिए गए सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, ये जो बी वेक्टर है उसको आप ऐसे मान लीजिएगा ए आई बी जे सी के, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक दिए गए बिंदु से गुजरने वाली, यानी एक दिया गया बिंदु, तो देखो सबसे पहले बिंदु जब पहली बात आती है ना तो अपन को क्या बनाना पड़ता है, उसके अंदर निर्देशी अक्ष बनाना पड़ता है, कार्तीय निर्देश तंत्र को फॉलो करना पड़ता है। तो देखो अपन इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये देखिए ये आपका एक्स अक्ष हो गया और यहाँ पे कहाँ जा रहा है, हटाओ ये, अरे यार ये क्या हो रहा है, इसको ऐसे कर लेना, ये लीजिए ये बन गया और ये आपका जेड हो गया। तो निर्देशी अक्ष बनाने के बाद मैं आपको बता दूं, ये इसका ओ हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। अब ज़रा देखिए इसके अंदर मैंने बोला कि एक लाइन है वो इस तरह से जा रही है, ध्यान से देखना, ये एक लाइन है वो इस तरह से निकल रही है, निकल गई, इसको बोल दिया एल लाइन है, एक लाइन है। ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन मोस्टली एक बिंदु ए से गुजर रही है, इसका नाम है ए, जिसमें लिख दिया अपन ने x1 y1 और क्या आ जाएगा यहाँ पे z1, समझ गए आप, ये इसके कोऑर्डिनेट है। पर इस लाइन की एक कंडीशन दे रखी है कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है वो किसके समांतर है, एक दिए गए वेक्टर के समांतर है, जिसको बोला गया है बी वेक्टर, जिसके मैंने जो वेक्टर फॉर्म है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, समझ गए आप। तो कोई भी दिया गया बिंदु, देखो कोई भी लाइन है उसमें बहुत सारे बिंदु होते हैं, पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक बिंदु से गुजर रही है ये लाइन, तो एक बिंदु से गुजर रही है। तो आप एक बात बताइए, सबसे पहले इसके दो तरह के केस अपन लिखेंगे, है ना, सदिश सदिश बी वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण। तो मैं आपको यहाँ पे एक लॉजिकली चीज़ बता देता हूँ कि ये जो चीज़ है इसको तो उठा लाता हूँ मैं, देखो यहाँ पे ये जो हमने ये लिखी है ये हम उठा लाए यहाँ पे कि जो ये बी वेक्टर है वो इस तरह का प्राणी है। अब सेकंड सुनना, मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक दिए गए बिंदु वाले टाइटल में ये जो रेखा का समीकरण है, ये जो रेखा का समीकरण है इसको हम दो रूपों में पढ़ेंगे। एक तो हम कौन सा पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म में, किस में पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म में, यानी सदिश रूप में, यानी किस रूप में पढ़ेंगे, सदिश रूप में, ये भी पूछता है। और दूसरा पढ़ेंगे हम इसको किस रूप में, कार्तीय फॉर्म में, किस में, कार्टेशियन फॉर्म में, जिसको बोलते हैं कार्तीय रूप। ये दो रूप पढ़ेंगे जिसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, दोनों समझ में आ जाएंगे। देखिए ज़रा मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि होता क्या है, ये एक बिंदु है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर इस लाइन पर पहले से पूर्ववत एक बिंदु है P जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड। शुरू मैंने 3D समझाई, सबसे पहले P पॉइंट लिया था ना, तो ये वो पॉइंट P है जो इस पे स्थित है। और इसके बारे में इंट्रोडक्शन में आपसे एक ही बोलेगा कि एक दिया गया बिंदु देगा, एक तो क्या देगा, ये दिया गया बिंदु देगा, एक तो दिया गया बिंदु देगा, यानी ए टाइप की चीज़ मिलेगी, फिर से गुजरने वाली और एक दिए गए सदिश के समांतर वो स्थिति देगा, तब जाके आपसे रेखा का समीकरण पूछेगा। ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक तो समांतर सदिश देगा इस तरह का, तो आपको एक फॉर्मेशन मिलेगा और एक बिंदु मिलेगा। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, देखो इसके अंदर मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे करना है। देखिए सबसे पहले इस बिंदु ए का आप क्या करना, ओरिजिन पॉइंट से पोजीशन वेक्टर निकाल लेना। कहाँ से निकालेंगे अपन, ओरिजिन पॉइंट से पोजीशन वेक्टर। ये हो गया सेट भाई, ये देख लो आप, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो यहाँ पे ऐसे, ये देख लीजिए हो गया। तो इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा ओ ए, जिसको हम क्या बोल देंगे, ए वेक्टर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ए वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, ए वेक्टर। और जब मैंने बोला था कि पोजीशन वेक्टर किसी से बनाते हो देखते हो तो आपको कुछ नहीं करना होता, इसमें क्या करना होता है, आई कैप, इसके निर्देशांकों को जे कैप और ये देखो Z1 को के कैप, तो ये बना लिया मैंने इसका वेक्टर, बहुत आसानी से हो जाता है। अब आपको क्या करना होता है, इसी प्रकार आपको ओ का इस मूल P बिंदु से भी पोजीशन वेक्टर देखना होता है। तो देखो इसकी डायरेक्शन आपके पास कैसी जा रही है, इसकी डायरेक्शन आपके पास ऐसी जा रही है, तो OP वेक्टर है ना, तो OP वेक्टर को अपन शुरू से क्या वेक्टर बोलते आए हैं, R वेक्टर बोलते हैं। तो अपन यहाँ बोल सकते हैं कि जो ये OP वेक्टर है उसको हम क्या बोलते हैं, R वेक्टर। तो ये हो जाएगा एक्स आई वाई जे और जेड के। अगर आप ये समझ गए ना जो मैं बता रहा हूँ, ये समझ गए तो आप इसमें आराम से सदिश रूप, कार्तीय रूप किसी में भी चेंज करके कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप इसको थोड़ी मैकेनिक्स को समझने की कोशिश करना। अब मेरी बात को समझना
कि आपने एक डेफिनेशन याद रखनी है। जब दो सदिश समांतर हो, जब दो सदिश समांतर हो तो आपने केस पढ़ा होगा, अगर ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के तो 100% ए वेक्टर बराबर होता है लैम्बडा बी वेक्टर के, उसका लैम्बडा गुणन होता है। तो ये केस है, मैं इसकी हेल्प से आसानी से काम कर लूँगा। अब मेरी बात को समझना, सबसे पहले मैं इसके अंदर एक चीज़ कर सकता हूँ कि हमारा जो ए पी वेक्टर है ना, ध्यान से देखना, वो पैरेलल है किस वेक्टर के, बी वेक्टर के। इसका मतलब हमारा जो ए पी वेक्टर है वो लैम्बडा टाइप ऑफ किसके होगा, बी वेक्टर के। किसके हो जाएगा, बी वेक्टर के। एक केस तो आपके याद रखना। अब मैं लगा रहा हूँ किस में, ओ ए पी में, ओ ए पी में, ट्रायंगल ओ ए पी में, है ना, सदिश योग का त्रिभुज नियम, यानी वेक्टर एडिशन ट्रायंगल रूल, सदिश योग का त्रिभुज नियम, योग का त्रिभुज नियम। तो आप इसके अंदर देखना, सदिश योग का जब मैं त्रिभुज नियम इसके अंदर लगाऊंगा तो कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा कि आप इसमें बोल सकते हो कि ओ ए वैक्टर प्लस ए पी वैक्टर बराबर किसके होगा, ओ पी वैक्टर के। इसका मतलब ओ ए वैक्टर की जगह तो ए वैक्टर, ए पी वैक्टर की जगह मैं लिख दूंगा लैम्बडा बी वैक्टर बराबर आर वैक्टर। तो देख लीजिए, जो आपने ये जो रूल बनाया है वही इसका क्या कहलाता है, सदिश रूप में रेखा का समीकरण, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। क्लियर है मैटर। तो ये सदिश रूप तो बहुत आसानी से निकल गया। अब आपको मैं कार्तीय रूप बता देता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट चलेंगे और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। इसके अंदर देखिएगा कि आपने जो ये रूल पढ़ा है ना, तो देखो इसके अंदर मैं बता देता हूँ, इसकी फॉर्म लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि ये है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, तो मैं इसकी फॉर्म लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, या फिर इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं अपन। मैं आपको तो ये रट्टा लगाना है, मैं इसकी फॉर्म लिखना स्टार्ट करूँगा। तो आर वेक्टर क्या है, एक्स आई वाई जे और जेड के, ध्यान से देखना। और ज़रा देखना यहाँ पे ए वेक्टर को क्या लिखा था अपन ने, ये था एक्स वन आई वाई वन जे और जेड वन के, इस तरह से था। फिर इसमें देखिए ज़रा, इसमें देखिए ज़रा, अगर अपन इस पर बातें करें, अगर देखिए ज़रा, अगर हम इसमें बातें करें, ले लीजिए, तो देखो इसको एक डब्बे में बंद कर दूं तो यहाँ लिखूंगा लैम्बडा और बी वेक्टर की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, ए आई बी जे और सी के। तो अब जरा देखना, ये आई वाले आई इस तरफ मैं माइनस कर रहा हूँ, तो देखो ये क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स वन आई हो जाएगा, y माइनस वाई वन जे हो जाएगा और z माइनस जेड वन के हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, लैम्बडा ए आई, क्या बोलूँगा इसमें मैं, लैम्बडा ए आई, लैम्बडा बी जे और लैम्बडा सी के हो गया। अब मैं आई कैप जे कैप के गुणांकों की तुलना कर दूंगा, आई कैप जे कैप के गुणांक की क्या करूंगा मैं, गुणांक की कर दूंगा तुलना। और जब हम तुलना कर देंगे तो देखो क्या बन जाएगा, जब इसकी तुलना करेंगे तो देखो आई और आई, तो ये केस ऐसे आएगा, एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन लैम्बडा ए, फिर क्या आ जाएगा वाई माइनस वाई वन लैम्बडा बी, फिर क्या आ जाएगा जेड माइनस जेड वन लैम्बडा सी। तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, देखो x माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर है लैम्बडा, y माइनस वाई वन बटे बी बराबर है लैम्बडा और z माइनस जेड वन बटे में c बराबर है लैम्बडा। तीनों को एक जगह कर दो तो आपका कार्तीय रूप रेडी हो जाता है। और रेडी होगा तो देखो क्या आएगा, ये इसको अपन ऐसे बॉक्स में रट लेंगे, ये चीज़ अपने काम की रहने वाली है। देखो क्या लिखूंगा इसके अंदर मैं, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ये जो इनको ढंग से पहचानना, ये जो नीचे है ना, ये a है b है c है, ये b वेक्टर के कंपोनेंट हैं जो कि कहाँ आते हैं, जो कि नीचे आए हैं। देखो आप नीचे आए हैं, मैंने स्पष्ट लिख दिया है, ये नीचे आते हैं हमेशा। सो यानी जो समांतर सदिश होता है ना, ये कौन था, ये समांतर सदिश था। ये जो समांतर वाले हैं वो नीचे आते हैं।
फिर क्या होता है, ये एक्स वाई जेड है, इनको समझना। अच्छा इनको देख लो आप, ये जो x1 है, ये जो y1 है, ये जो z1 है, ये किसके हैं, ये ए वेक्टर के कंपोनेंट है, ए वेक्टर के कंपोनेंट है, मतलब ये ए वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक है एक तरह से। और ये एक्स वाई जेड क्या है, मूल है, क्या है ये, मूल है। तो ये तो फॉर्मेशन में रहेगा x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, आप कैसे याद रखोगे, आप ऐसे याद रखोगे कि x माइनस वाई माइनस जेड माइनस तो तीनों में रहेगा। अब जो दिया गया बिंदु होता है उसके कंपोनेंट इसमें से घटते हैं, x1 y1 z1, और नीचे जो पड़े होते हैं वो कौन से होते हैं, समांतर जो सदिश होता है ना उसके कंपोनेंट, यानी आई कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक, के कैप का गुणांक। तो इस तरह से रटने का तरीका बड़े आसानी से क्लियर हो जाता है। चलते हैं नंबर 7 पे, दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन का कोण। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये दो रेखाएं हैं, माना कि L1 लाइन है और इसका पहली रेखा का क्या है, देखो समीकरण में लिख रहा हूँ, A1 वेक्टर प्लस लैम्बडा B1 वेक्टर, ठीक है। और एक दूसरी लाइन मैंने लिख दिया आपके पास R2 वेक्टर। तो मेरी बात समझो, ये क्या है, A2 वेक्टर प्लस लैम्बडा B2 वेक्टर। इनके कंपोनेंट बड़े आसान है, जैसे कि 1 1 1 इसमें लगा देना, 1 1 1 इसमें लगा देना। तो देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे किसी को रिप्रेजेंट करना हो B1 वेक्टर तो वो ऐसे करेगा, A1i B1j और C1k। ऐसे ही किसी को रिप्रेजेंट करना हो B2 वेक्टर तो वैसे करेगा, A2i B2j और यहाँ क्या आ जाएगा, C2k। अब मेरी बात को ध्यान से देखना कि दो रेखाओं के बीच में मैं कोण, सबसे पहले मैं दो रेखाएं बना रहा हूँ, उनको ध्यान से देखना। एक लाइन तो मान लो 2 मिनट के लिए आप ये रही, एक लाइन ये रही, और दूसरी लाइन मैंने ये बना दी है, देखो ये दूसरी लाइन है। मान लो 2 मिनट के लिए ये लाइन L है, L1 है, और ये लाइन L2 है। तो देखो इन पे एक एक तो बिंदु स्थित होंगे, हो गए बिंदु स्थित, है ना। और ये दी गई रेखा के समांतर होते हैं, तो देखो इसको और अपन कंसिडर करेंगे एक बार, दी गई रेखा के समांतर। तो ध्यान से देखना कि मैं यूँ कहूँगा, ये जो L1 लाइन है ये किसी रेखा के समांतर है, ये किसी रेखा के समांतर है, ठीक है। और मैं ऐसे ही इसके बारे में कह सकता हूँ, ये जो L2 लाइन है ये भी किसी रेखा के समांतर है। मतलब एक तो मैं इसके बारे में कह सकता हूँ, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, आपको तो ये भी पढ़ाया था ना कि ये जो समांतर है L1 जो लाइन है, पहली जो लाइन है, ये तो B1 वेक्टर के समांतर होती है, ये तो B1 वेक्टर के समांतर होती है। और ये किसके समांतर होती है, B2 वेक्टर के। दूसरी लाइन है तो किसके समांतर होगी, B2 वेक्टर के। तो कहीं ना कहीं जब इन दोनों के बीच में कोण बनेंगे, कहीं ना कहीं जब इन दोनों के बीच में कोण बनेंगे तो इनके बीच में भी तो कोण बनेंगे। तो यही कोण तो हम निकालना चाह रहे हैं, यानी मेनली जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किस किसका होगा, B1 वेक्टर B2 वेक्टर का होगा। तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा cos थीटा B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर, और नीचे क्या हो जाएगा, इन्हीं B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का परिमाण। एक तरह से डॉट प्रोडक्ट लग गया इनके बीच में। तो अब देख लीजिए, आप इसको आराम से डिराइव कर सकते हैं। मैंने आपको B1 वेक्टर B2 वेक्टर काफ़ी स्पष्ट लिखे हुए हैं। तो ये भी इनके बीच में सदिश फॉर्म आई है, ये तो किसकी आई है, सदिश। और इसको डायरेक्ट कोई बच्चा करना चाह रहा है तो वो कैसे करेगा, उसको बता देता हूँ। तो देखो ये क्या होगा, cos थीटा। अब मैं B1 वेक्टर B2 वेक्टर डायरेक्ट कर लेता हूँ, डॉट करते हैं तो क्या आता है, देखो ये आता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकलते हैं भाई, C1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसके साथ साथ कौन है, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, C2 स्क्वायर, ये हो जाएगा C2 स्क्वायर। समझ गए आप। तो ये इनके बीच में सीधा सीधा आप डायरेक्ट ही एंगल है cos थीटा, उसको आराम से निकाल सकते हो। अब देख लीजिए जरा, ये जो मैंने निकाला है इस पर थोड़ा गौर फरमाइए और जरा सोचिए, दो वेक्टर्स के जो अपन कंपोनेंट है उनको यूज करते हैं उसके हिसाब से सोचिए। अगर
अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इसके बारे में कि देखिए जरा मैं करता हूँ इसको एक बार ट्राई। ये देखिए ध्यान से, मैंने इसको इसलिए कॉपी किया है कि अपन यहाँ से एक मस्त चीज़ समझेंगे। कैसे कि देखिए, अगर मैं इनमें सब में इसका भाग लगा दूं तो आप भाग लगाओगे तो देखो कैसे करोगे, A1 A2 के नीचे ये दोनों आएंगे। तो आप इसको देखिए जरा, जिसको मैं कैप्चर कर रहा हूँ, इतने पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, याद करो, आई कैप का एक गुणांक और पूरे का नीचे परिमाण। तो मैंने सिखाया था ये चीज़ क्या होती है अपने पास, ये चीज़ बनेगी L1। और ऐसे ही अगर इसमें ये कंपोनेंट हम ऐसे कर दें तो इसको ज़रा देखना आप कि A2 के साथ और ये मैग्नीट्यूड होता डिवाइड लगाने पर, तो ये क्या अगले में डिवाइड लगाते तो B1 के नीचे चीज़ बनती M1 और यही B2 के नीचे की चीज़ बनती M2 और ऐसे ही C1 के नीचे ये चीज़ बनती N1 और वो बनती N2। तो हमारे पास cos थीटा का एक फॉर्म और आ जाती है जो कि दिक्कोजा की स्थिति है। ये L1 L2 क्या होते हैं, है ना, दो रेखाओं के बीच का कोण जब दिक्कोजा दे रखी हो। जब क्या दे रखी हो, दिक्कोजा दे रखी हो। समझ गए आप, तब लगा लेना। और ये जो स्थिति होती है वो दिक् अनुपात वाली स्थिति है, दिक् अनुपात, ये दिक् अनुपात की स्थिति में। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, मोस्टली ये डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। अब हम बातें करेंगे इनसे रिलेटेड केस और कुछ विशेष स्थितियों की कि कैसी स्थितियों में क्या चीज़ हो सकती है। देखिए, दो रेखाओं के बीच की स्थितियाँ, तो मैं बता दूं दो तरह की स्थितियाँ बनेंगी। एक स्थिति तो क्या बनेगी हमारे पास, एक स्थिति को हम बोल सकते हैं जब रेखाएं कैसी हों, जब रेखाएं परस्पर लंबत हों। इस केस को हम बोलते हैं L1 लंबत है L2 के, ये केस बनता है। L1 L2 अगर लंबत है तो क्या होगा, सोचो, लंबत का मतलब कितना होता है, इनके बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 cos 90। देखो ये हो जाएगा केस। तो आपको सीधा एक केस याद रख लेना है कि आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। और ये कैसी स्थिति है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, दिक् अनुपात वाली स्थिति है। और दूसरा केस क्या याद रखोगे कि आपका जो L1 L2 है, देखो ना आप, ये cos 90 कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, cos 90, यानी थीटा बराबर कितना हो गया हमारा 90। इस वजह से नीचे वाला पोर्शन है वो 0 से गुणा हो गया। तो M1 M2 प्लस N1 N2 इसका मान भी क्या आ जाएगा, 90। दोनों फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ये जो फॉर्म है वो किस रूप में है, दिक्कोजाओं के रूप में, दिक्कोजा रूप, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ बता दूं, ये जो केस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जब दो रेखाएं कैसी हो, जब दो रेखाएं परस्पर परस्पर कैसी हो, समांतर हो। दो रेखाएं परस्पर कैसी हो, समांतर हो। इसका मतलब समझ रहे हो आप, L1 पैरेलल है L2, ये केस क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादा कोई सीन नहीं है। जब आप इसके अंदर पैरेलल का मतलब है यहाँ 0 डिग्री रख दूँ, पैरेलल का मतलब है 180 रख दूँ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, cos 0 का मान 1, तो ये रूट वाले उधर जाएंगे, रूट वाले उधर जाएंगे तो ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा लेंथी पड़ जाएगा, रूट उठाने के चक्कर में कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो आप सीधा एक बात याद रखना, आपने छोटे क्लासों में भी पढ़ा होगा, और एक केस चलता था कि जब दिक् अनुपात की फॉर्म हो ना तो आपको ये सीन नज़र आएगा, A1 A2 वही रेशो देगा जो B1 B2, लगभग वो कैसे होंगे, कोइंसिडेंस समान, मतलब एक दूसरे के कैसे होंगे, एक जैसे ही होंगे। तो C1 C2 ये दिक् अनुपात अपना ये रेशो देता है। तो दिक् अनुपात का केस ये रहने वाला है, नहीं कहेंगे हम, ये है दिक् अनुपात केस।
दूसरा, जब दिक कोजाएं दे रखी हो तो क्या सीन बनेगा, तो फिर भाई साहब इन दोनों का L1 L2 हो जाएगा, इनकी जगह M1 M2 हो जाएगा और इसके बराबर हो जाएगा N1 अपॉन N2 के। तो ये जो स्थिति पैदा हो जाएगी ये आपको क्या देने वाली है, ये दिक कोजाओं की स्थिति है। ये क्या है, दिक कोजा के रूप में आपको ये स्टंट यूज करना है। कैसे, सीन वही सब कुछ है, 90 वाला आसान पड़ता है, फेवरेबल भी है, आता जाता भी रहता है, तो थोड़ा आपको दिमाग में ये रखना ही होगा। इस केस को अगर आप थोड़ा और समझना चाह रहे हो तो आप इसके बारे में एक चीज़ लिख सकते हो। यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअलिटी में B1 और B2 वेक्टर आपस में क्रॉस कर रहे हैं और अपने आप को क्या कर रहे हैं, जीरो, बिकॉज आप जानते हो क्रॉस करते टाइम साइन 0 0 ही होगा, साइन क्रॉस साइन थीटा आता है ना वहाँ पे, इसलिए। और अगर ऐसी स्थिति, अगर इसको जानना चाह रहे हो तो इसके अंदर भी एक आप स्पेशल केस नोट कर सकते हो कि ऐसी स्थिति का मतलब है, ये केस ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट क्या आ रहा था, कॉस थीटा ये था ना, हाँ यहाँ वाले में ये चीज़ आपको ये बताना चाह रही है कि जो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर है इनका डॉट प्रोडक्ट है वो किसके आता है, 0 के। तो थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, कहीं 12th क्लास है और स्लाइडर से क्वेश्चन बना दे, तो इस तरह से अपना देखो ये रिलेशन भी पूरा होता है। अब आती है दो रेखाओं के बीच की दूरी, तो एक होती है लघुत्तम दूरी, किसके लिए, तो इसमें भी अपने पास दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। देखो अपन दोनों को समझेंगे और दोनों के सीधे सूत्र ही याद रखेंगे अपना काम, ताकि आसान हो जाए। एक सबसे पहले पढ़ेंगे हम, देखो सामान्य दूरी सभी जानते हैं तो इसलिए मैं उसको ले भी नहीं रहा हूँ। एक पढ़ रहे हैं हम विषमतलीय, विषमतलीय लघुत्तम दूरी। जब तल हो कैसा, विषम, और निकाली जाए लघुत्तम दूरी। एक केस तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है MIMP, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और दूसरा केस है हमारा दो समांतर रेखाओं के बीच में, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, रेखाओं के बीच की दूरी। देखो आप शुरू से एक ही समतल में दो समांतर रेखाएं बना रहे हो, दो प्रतिच्छेद रेखाएं बना रहे हो, तो उनके बीच की दूरी निकालना तो अपन काफी साल से करते आ रहे हैं। विषमतलीय, सॉरी, इसको विषम समतलीय नहीं, विषमतलीय बोलो आप इसको। देखो विषम तल से मतलब क्या होता है, इनको बोलते हैं स्क्वी लाइन। कौन सी लाइन है, स्क्वी लाइंस। और इनको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। दोनों में अंतर देखना आप, पैरेलल लाइंस। तो देखो स्क्वी लाइन कैसी होती है, मोस्टली मान लो एक, जैसे कि एक तल ये वाला हिस्सा है तो एक तो यूं जा रही है ये तल, एक तो ये तल में जा रही है और एक नीचे के तल। मान लो एक तो छत वाला जो पोर्शन होता है ना अपना उधर है और एक ग्राउंड वाले पे है, तो ये अलग अलग तल हो गए ना, हो गए। अब इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे उस चीज़ के बारे में समझेंगे। और एक ऐसा तो मान लो एक ही साइड वाला कोई सरफेस है, इधर एक लाइन खींच दी जाए और एक नीचे की तरफ ग्राउंड वाले फेस पे खींच दी जाए, तो इस तरह से दोनों अलग अलग तल हो जाते हैं ना, यानी दोनों अलग अलग तल, एक तल नहीं है, अलग अलग तल है, उनके बीच के अपन डिस्टेंस को देखेंगे। तो मोस्टली मैं बता दूं इसके अंदर क्या करते हैं हम, सीधा एक फंडामेंटल है, मैं शुरू में आपको बता देता हूँ किस तरह से अपन इसको इंडिकेट कर सकते हैं। देखो माना कि मैं ये लाइनें कुछ बना लेता हूँ, ध्यान से देखना। मैंने एक लाइन ये बना ली, एक रेखा इस तरह से जा रही थी, ठीक है, और एक मैंने इस तरह से बना ली, एक इस तरह से जा रही है, चली गई। ये दो लाइनें हैं, पहली लाइन को मैंने L1 बोल दिया है ना। तो मैं आपको बता दूं ये दो लाइनें किस तरह से वर्क कर रही हैं। ये जो L1 है ना, इसकी तो इस तरह से सदिश रूप में समीकरण है, R1 वेक्टर बराबर होगा A1 वेक्टर प्लस लैम्बडा B1 वेक्टर, हो गया, ये पहली लाइन हो गई। और ये दूसरी लाइन है ना जिसका सदिश रूप में समीकरण ये है R2 वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू, ये एक अलग नियतांक ले लेना, ये इस तरह से, ये देख लीजिए आपके ये दोनों लाइनें हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ इन दोनों लाइनों में एक L1 हो गई, एक L2 हो गई, पर आप समझो इन पे एक तो दिया गया बिंदु होगा ना कोई, एक तो दिए गए बिंदु होंगे।
और ये किसी एक रेखा के समांतर भी जा रही होंगी। ये किसके समांतर जा रही होंगी? किसी एक रेखा के समांतर भी जा रही होंगी। जैसे कि ये जा रही है ऐसे, और हम बोल सकते हैं ये दूसरी वाली किसके समांतर जा रही है? इस तरह से जा रही है। देखो ये दूसरी वाली लाइन है, वो इस तरह से किसी दूसरी रेखा के समांतर जा रही है। इसको तो हम बोलते हैं, ये पहली लाइन थी ना, तो इसको हमने बोल दिया ये तो b1 वेक्टर के समांतर जा रही है, और ये वाली किसके जा रही है? b2 वेक्टर के समांतर जा रही है। तो ये दोनों लाइनें आपस में किस तरह से जा रही हैं? समांतर जा रही है, और एक दोनों अलग अलग दिए गए बिंदुओं से गुजरती हैं। इनके अलग अलग दिए गए बिंदु हैं जिनको अपन क्रमशः a1 वेक्टर और a2 वेक्टर बोल सकते हैं। तो देखिए मेरी बात समझना, एक का मैं बिंदु ले लेता हूं, जैसे कि मान लो मैंने एक का ले लिया a पॉइंट और दूसरे का ले लिया b पॉइंट है। तो ये दिए गए बिंदु हैं जो कि क्रमशः एक दिन क्या बना देंगे अपने आप में? ये तो किसको जन्म देगा? ये तो a2 वेक्टर को जन्म देगा, और ये किसको जन्म देगा? ये पॉइंट ये a1 वेक्टर को देगा। और आप अच्छे से जानते हो कि b1 वेक्टर और b2 वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नहीं तो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान देना। ये जो b1 वेक्टर है वो तो है a1i प्लस b1j प्लस c1 के, और ये जो b2 वेक्टर है वो क्या है? a2i b2j और c2k के। तो ये जो इस तरह से होते हैं तो ये वेक्टर्स होते हैं। अब आप ये मत सोचना कि सर ये a1 और a2 ये वाले ही होंगे। ये a1 a2 वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में लिए, बाकी इनकी जगह कोई पॉइंट दिया होगा तो दिए गए बिंदु से आप उसका हिसाब किताब देखेंगे। तो देखिए आप इनके अंदर क्या करने वाले हैं, इनके अंदर कैसा सूत्र निकलता है, किस तरह से इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालते हैं। तो मैंने बोल दिया इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो ये है, जिसको मैं बोल रहा हूँ PQ से। इनके बीच की न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम मतलब लंबवत सीधी सीधी दूरी। तो देखो अपन इनके बीच की न्यूनतम दूरी इस तरह से निकालेंगे PQ। ये इनके बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी होगी PQ, और वो अपन इस तरह से निकालेंगे। कैसे निकलेगी उसको देख लेना। तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी, इसको अपन ऐसा सूत्र बना के लिखेंगे, न्यूनतम दूरी जिसको हम बोलेंगे PQ, और वो एक सूत्र से आती है। सूत्र बड़ा सिंपल है, आपको पता होना चाहिए दूरी कैसी होती है, हमेशा धनात्मक होती है। तो सबसे पहले आप ये लगा लेंगे, लगा लिया। इसका मतलब है कि आपको ऋणात्मक आंसर नहीं देना है, धनात्मक देना है। फिर अपन को कुछ नहीं करना है। आप देखो सबसे पहले जब इनके बीच में न्यूनतम दूरी लगा लोगे तो ये दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ये दो वेक्टर क्रॉस करेंगे नहीं करेंगे आपस में तिरछे। सबसे पहले तो ये समांतर सदिश कटेंगे, कटेंगे तो देखो इसको बोलते हैं कटने वाला गुणा यानी त्रियक गुणा। तो इसको बोलेंगे अपन b1 वेक्टर का क्रॉस किससे करवाना है आपको? b2 वेक्टर से करवा लोगे। इसके बाद सुन लो, जब ये कटेंगे तो ये दिए गए बिंदु थोड़ी ना शांत रहेंगे, ये भी दोनों अलग अलग है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है आपको? a2 वेक्टर और a1 वेक्टर का डिफरेंस निकालना है। तो देखो ये कटे हैं, ये डिफरेंस निकला है, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है। और नीचे क्या कर दोगे? नीचे आपको जिनका क्रॉस हुआ है उनका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है भाई? नीचे जिनका क्रॉस हुआ है उनका आपको क्या निकालना है? उनका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकालना है। तो आप आसानी से इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकाल सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए रहने वाला है। इसी को कार्तीय रूप में भी लिखा जा सकता है, पर उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और आपको ये सूत्र ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो आप कोशिश करना कि सवाल को वेक्टर फॉर्म में बदल के फटाक से इसका आंसर निकाला जा सके। अब आता है इन दोनों के बीच में देखो समांतर वाला सीन। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, समांतर रेखाओं में ये जो b1 वेक्टर b2 वेक्टर है ये एक ही रेखा के समांतर हो जाता है, क्योंकि जब l1 l2 समांतर होंगी तो इनके b1 और b2 भी तो समांतर होंगे। तो इनके अंदर क्या होता है कि दोनों रेखाएं अलग अलग सदिशों के समांतर ना होकर एक ही सदिश के समांतर हो जाती हैं। इसके शेप को आप ऐसे बना सकते हो। देखो एक लाइन इस तरह से जा रही है, दूसरी लाइन इस तरह से जा रही है। अब इनमें क्या बोला गया पता है? ये इसके समांतर है, इसके, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई। अब आप देखो L2 लाइन भी किसी एक रेखा के समांतर होती है। इसको मैं बोल दूं b1 वेक्टर, ये दोनों ही समांतर हैं। तो क्या मैं यूं नहीं कह सकता क्या? इसका मतलब तो ये जो b1 वेक्टर है और b2 वेक्टर है ये भी आपस में समांतर है। तो क्यों ना b1 वेक्टर और b2 वेक्टर दो ना होकर के किसी एक ही वेक्टर के जैसे होंगे, दोनों बराबर ही वेक्टर होंगे। तो ऐसी कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ दोनों एक जैसे ही वेक्टर होंगे। तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है
इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है पी क्यू, वो भी आसानी से निकाली जा सकती है। और वो किस तरह से बोल सकते हैं कि इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो इस तरह से होगी। थोड़ा टेढ़ा चला गया रे, इसको हटा दो। ये लीजिए, ये इनके बीच की न्यूनतम दूरी हो गई। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकाली जा सकती है। मतलब देख लीजिए आप, इसके अंदर हमारे पास ये फंदा नहीं है कि मुझे अलग अलग वेक्टर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। पी क्यू इनके बीच की दूरी, वही काम यहाँ आप क्रॉस करने के लिए, कटने के लिए दो लोग तो है ही नहीं है, तो एक ही लोग है, तो इसको लिखना b1 वेक्टर। फिर इनका जो आप डिफरेंस निकाल रहे थे दोनों वेक्टर का, वो तो आप निकालोगे ही। और साथ में अब क्या होता है, ये यहाँ नहीं कटते, आपस में नहीं कटते, तो बाहर आके कटते हैं। तो अपने घर से बाहर आके यानी यहाँ आके कटेंगे, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ये भी वेक्टर आएगा, ये भी वेक्टर आएगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना। और नीचे सिर्फ एक ही कैंडिडेट है जिसका आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो आसानी से समझ लेना, ये है मॉड धनात्मकता के लिए और वो है मैग्नीट्यूड, दोनों में डिफरेंस है, इनको समझने की कोशिश करना। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो मैं आपके लिए एक काम और कर सकता हूँ कि ये जो मॉड वाला सीन है, इस मॉड वाले सीन को मैं रेड से कर देता हूँ। तो आपको याद रखना है, ब्लैक वाला जो है मैंने क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैंने आपके सारे लगभग जो कॉन्सेप्ट थे वो एक बार रिपीट कर दिए हैं। अदरवाइज अगर कुछ रह जाता है तो अपन देख सकते हैं इसको, आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो कि इसके अंदर कुछ और चीज़ें रह रही हैं। बाकी का मैं बता दूं कि यहाँ पे एक केस और ये चलता है कि अगर कार्तीय रूप में दे दे तो आप इसके अंदर क्या करोगे। तो कार्तीय रूप का भी आप इसमें चाहो तो मैं आपको लिख सकता हूँ, बाकी वो थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा आपको उसके बारे में समझना भी ज़रूरी रहेगा। हालांकि इसके अंदर कार्तीय रूप का एक बड़ा सारा फॉर्मूला है जिसको आपको, आप चाहें तो आप इसको याद कर सकते हो, पर मैं मानता हूँ कि थोड़ा तकलीफ भरा हो सकता है। तो फिलहाल के लिए आप इन्हीं कॉन्सेप्टों को उसकी हेल्प से आप कर सकते हो। वैसे इसमें कोई ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है, आप चाहो तो उसको सीधा एनसीईआरटी बुक से आप यूँ क्यों एज इट यूज में ले सकते हो। अभी आपको मैं बता दूं कि एक सवाल जो मुझे लगता है कि एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो ये है कि मैंने आपको यहाँ पे एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण बताया था, तो ये दिक् अनुपात रूप में बताया था ना। मान लो 2 मिनट के लिए आपको ऐसा दे दे कि वो यूं कह दे कि ये जो दिक् अनुपात है ना, ये नहीं हो करके इसके स्थान पर दिक् कोजाएं दे दे, तो आप लोग क्या करोगे ऐसी कंडीशन में। तो मैं तो एक तरह से इनको तो क्या बोलता हूँ, मैं दिक् अनुपात बोल रहा हूँ ना, इनको तो क्या बोलते हैं हम, दिक् अनुपात बोलते हैं ना। अगर मान लो अगर दिक् कोजाएं दे दे तो आप क्या करोगे, तो दिक् कोजाएं अगर दे दे तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, यही चीज़ लिख के आनी है। बस ये दिक् अनुपात के स्थान पे आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे दिक् कोजाएं लिख देना है, तो भी आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो आप ये आसानी से कर पाओगे। इसी तरह से कॉन्सेप्ट तो हो जाते हैं इसके समाप्त। और लगभग ये देखना होगा कि अभी इसके एमसीक्यूज हाथ के हाथ कर लें या फिर इसे दूसरे क्लास में पोस्ट किया जाए। रुक 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 रुकना एक बार, कितने मिनट का हुआ है अभी, ये 52 मिनट का हुआ है ना। अभी तो बढ़ा सकता हूँ 10-20 मिनट की तो और।